अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं क्योंकि हम लेकर आए हैं। पी भी है, नाश्ता वाश्ता किया है। चाय पी हुई है, चाय अगर नहीं पी हुई तो फिर आपने अभी उठकर नहीं जाना है, अभी आपने जाना है ब्रेक के दौरान, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें और बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ और मेरे साथ मुजम्मिल अली खान साहब मौजूद। अच्छा, इंपॉर्टेंट खबरों का अगर हम लोग जायजा लें तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड पिछले काफ़ी सारे महीनों से बहुत हाईलाइट्स में जिस तरह से हमें नजर आता था कि ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड उससे पिछले तकरीबन 2 दिहाई रही हाईलाइट्स के अंदर, कंसर्निंग सिचुएशंस के अंदर हाईलाइट, बिल्कुल कंसर्निंग सिचुएशन के अंदर और टिप्सी टेवी चल रहा है। चलते हैं वॉल की तरफ क्योंकि अपने व्यूअर्स को हम लोगों ने विजुअल्स के साथ दिखाना है कि आखिर चल क्या रहा है। और सबसे पहले तो बल्दियाती इंतखाबात हम बात कर रहे हैं केयर स्टारमर साहब की, और यहाँ पे हुआ क्या है कि बदतरीन शिकस्त, बरतानवी वज़ीर आज़म मुश्किल में फंस गए हैं। लेबर पार्टी के 70 अरकान ने केयर स्टारमर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर लिया है। ओहदा छोड़ने के लिए वक्त मुकर्रर करें, यह कहा गया है। और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का केयर स्टारमर को मशवरा है बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का भी केयर स्टारमर से इस्तीफ़े का बड़ी इंपॉर्टेंट काबीना की मीटिंग उन्होंने करनी है, कैबिनेट मीटिंग करनी है केयर स्टारमर ने, और केयर स्टारमर काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके अपने ही काबीना के लोग जो है ना वो अब उनसे इस्तीफ़े की डिमांड करने जा रहे हैं। तो अब अहम बात यह है कि केयर स्टारमर की तरफ से क्या फैसला किया जाता है। ऑल दो इन द पास्ट हमने देखा है कि जब भी किसी बरतानवी वज़ीर आज़म के ऊपर इस तरह से कोई भी बात की जाती है, किसी डाउट का इजहार किया जाता है, तो वो रिज़ाइन करके घर चले जाते हैं। लेट्स सी कि केयर स्टारमर का फ्यूचर जो है वो क्या होने वाला है, वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। वैसे टॉकिंग अबाउट केयर स्टारमर एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, हमें एक चीज़ नज़र आती है हिस्टोरिकली भी कि जब इनको अंदर से ऑडिट का सामना करना पड़ता है तो ये उस ऑडिट को तस्लीम कर लेते हैं किसी हद तक। देखते हैं केयर स्टारमर यहाँ पे करेंगे कि नहीं केयर स्टारमर ने तो मुस्तरद कर दिया। केयर स्टारमर ने कहा ये वाली आवाज़ें क्यों नहीं सुनने को मिलती कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, पता मुझे समझ नहीं आती है। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको एक और खबर देते हैं और वो है अमेरिका से। यार अमेरिका में हुआ ये है कि जनाब तकरीबन मोस्ट ऑफ द अमरीकी ये समझते हैं कि वाइट हाउस में के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स का इशाया हुआ था, उनको जो डिनर दिया गया था, उसके ऊपर हम सबको याद है कि ट्रंप के ऊपर एक मुबैना कातिलाना हमला हुआ था। लोग ये समझते हैं कि वो जाली था जी, फेक था वो। लोग इसमें थे। एलन कोल एक अदद नाम है जो न्यूज़ में आप सब ने सुना होगा। अब हुआ क्या है कि वेबसाइट्स और रेटिंग्स के मुताबिक जिस तरह से ये लिया गया, ये था 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक होने वाला सर्वे। इस सर्वे के अंदर हुआ ये कि आपके यंग अमेरिकन ये सोचते हैं, 31% सबसे पहले तो आपको बताया जाए कि डेमोक्रेट्स ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था। दूसरा ये है कि 18 से 29 साल की उम्र तक के जो अमरीकी हैं उन्होंने ये समझा कि कातिलाना हमला एक अदद जाली हमला था, स्टंट था। जबकि जो उम्र रसीदा ओल्ड एज अमेरिकन हैं वो ये चीज़ समझते हैं कि ट्रंप के ऊपर होने वाला हमला जो है वो असली था। अब सर्वे के मुताबिक तकरीबन 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए कि क्या वो असली था या वो नकली था। जो हमला हुआ था। छोड़े, आप बताएं आपको क्या लगता है वो असली था या नहीं? देखिए आयशा, मुझे डेंजरस वाटर्स में धकेल के जा रही हैं और मुझे नहीं लगता। अच्छा देखिए, मुझे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ही इज डिप्लोमेटिक, जो कि होना चाहिए, और हमें वो लोग डिप्लोमेटिक होते हुए नजर नहीं आते जिनका काम है, जिनकी ओनली जॉब यही है कि उनको डिप्लोमेटिक होना है। व्हाइट हाउस ने ये कहा है, व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि जो लोग समझते हैं कि ये असली नहीं था वो लोग बेवकूफ हैं, ये कहा है व्हाइट हाउस ने। अच्छा, बेवकूफ की अगर हम लोग बात करें तो व्हाइट हाउस की तरफ से या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये अल्फाज बेवकूफ और अहमकाना या और इस तरह के कैजुअल वर्ड्स जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्टेज पे नॉर्मलाइज कर दिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो गर्मी है, जो तपिश है, जो आग है, वो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। उसको भी लगता है कुछ हद तक नॉर्मलाइज कर लिया गया ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि दे आर ओके। ये जो अभी एक क्लैश के अंदर एक पॉज आया हुआ है ना, उसके मामले में वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। दोनों फरीकों ने इनकार कर दिया कि एक दूसरे की जो डिमांड्स है ना हम नहीं मानेंगे। अमेरिका से ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका ईरान जंगबंदी वेंटिलेटर पर है, यानी कि बहुत क्रिटिकल हालत के अंदर है और कुछ भी हो सकता है। गोला बारूद दोबारा से ईरानी तजावीज़ को उन्होंने अहमकाना भी करार दे दिया और ये भी कहा कि ओबामा और बाइडेन होते तो शायद ईरानी तजावीज़ कबूल कर लेते, और पास्ट में हमने देखा उन्होंने कबूल भी की थी और इसके साथ साथ अपनी मनवाई भी थी और एक नतीजे पर पहुंच गए थे। लेकिन ट्रंप का मामला यह है कि अभी तक वो वहीं पर फंसे। अच्छा, ट्रंप ने ईरानियों के बारे में बात करते हुए एक बात कही है कि अमेरिका की तरह ईरान के अंदर भी
समझदार लोग भी मौजूद हैं और फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने कहा पागल लोग भी मौजूद हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान है, लेकिन एट द सेम ट्रंप ने कहा है, दीज आर हिज वर्ड्स, दीज आर ट्रंप्स वर्ड्स, कि पागल भी मौजूद हैं ईरान के अंदर। अच्छा, अब इस तमाम मामले को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहें कि कितने स्ट्रॉन्ग रेटरिक के साथ डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और किस तरह से ईरान आगे से मामले को संभालता हुआ ये कह रहा है कि आबना हर्मुज़ जंग बंदी फर्स्ट, आबना हर्मुज़ सेकेंड एंड देन यूरेनियम और एनरिच यूरेनियम का मामला जो कि है वो थर्ड बेस पे आएगा, तो ये स्टॉल कहाँ तक बरकरार रहेगा? क्या हम लोग इस चीज को हम खत्म होता देखेंगे या नहीं? जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, उनका एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जौहर सलीम साहब, थैंक यू सो मच हमें कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और गाड़ी से हमें पता आप कहीं जा रहे थे, लेकिन आपने रोक कर गाड़ी में हमें टाइम दिया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मामला है, क्या ये टाइम सेंसिटिव हो चुका है ट्रंप के चाइना विजिट से पहले, हम ये समझ सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ मामला थोड़े से पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो चलें ये है कि वो सीज फायर होल्ड कर रही है, ऑल्दो कि अब ट्रंप ने कह दिया कि वो आखिरी दमों पे है और मुज़ाकरात भी एक किस्म के चल रहे हैं, लेकिन हमने 10 दिन लगाए उनका जो लास्ट प्रपोजल था उसका जवाब देने में, जो पहले ट्रंप ने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी उसके लिए, और उसके बाद भी जो जवाब आया वो उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि दोनों साइड जो है ना वो अपनी पोजीशन से कोई हट नहीं रही थी ज्यादा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन पोजीशंस वो मेंटेन कर रही हैं अपनी। और उसमें पोजीशंस में है क्या? वो ईरानी कहते हैं कि जी एक तो आबना हर्मुज़ जो है वो पहले उस पर मामलात हल करें, और वो भी जो है वो जो जंग से पहले की सूरत हाल है उस पर वापस नहीं जाएंगे। अब ब्लॉकेट हटाएं, हम ये शिप्स को गुजरने देते हैं, लेकिन वो हमारे डेजिग्नेटेड रूट से गुजरेंगी, हमारे इजाजत से गुजरेंगी। अच्छा, एक तो खैर ये ट्रंप को कबूल नहीं है। दूसरा, ईरानियन साइड से ये इंसिस्टेंस है कि वो एक जो है ना ये गारंटी करे अमेरिका के दोबारा उन पे अटैक नहीं होगा, यानी कि परमानेंट सीज फायर हो या कोई नॉन एग्रेशन जो है ना एक कमिटमेंट हो कि आइंदा एग्रेशन नहीं होगी। अच्छा, न्यूक्लियर पे वो कहते हैं बाद में बात करेंगे, सो सीक्वेंसिंग का मसला आ जाता है। अमेरिकन ये चाहते हैं ट्रंप कि जी न्यूक्लियर पे पहले बात हो, कम से कम बुनियादी असूल तय कर लिए जाएं, बाकी जो डिटेल बातें हैं उसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो सारे वो बाद में भी हो सकते हैं। और उसमें सबसे इमीडिएट उनके नजदीक क्या है? वो जो 440 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम है ईरान में। और देखिए, जंग शुरू ही उस वक्त हुई थी जब अमेरिका को और इसराइल को ये इतलात मिली थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, सैटेलाइट रिपोर्ट से, कि वो ईरान उसको जो दफन है नातांज और फर्दू और इस्फहान की साइट्स में 440 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम, तो वो उसको दोबारा से रिट्रीव, जो कि उन्होंने ऊपर से तबाह कर दिए थे, लेकिन वो नीचे से तो इंटैक्ट रहे थे क्योंकि जमीन दोस्त थे, 100-200 फुट नीचे तक गए थे वो, तो वहां पे वो इंटैक्ट है और ईरान उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा अहम है अमेरिका के लिए और खुसूसन इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल की तो रेड लाइन है वो। और इसराइल देखिए इस मुज़ाकरात में तो नहीं है, लेकिन इस जंग में तो वो बहुत बड़ा फरीक है, क्योंकि जंग तो शुरू इसराइल ने कराई। इस पूरी तो जंग के वहां पे पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने देखा है कि ट्रंप कई मर्तबा कह चुके हैं, बल्कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले तो उन्होंने बड़ी कन्विक्शन के साथ कहा था कि ईरान ने सारे हमारी डिमांड्स जो है ना उनको कबूल कर लिया है, लेकिन अब हम देखते हैं कि नतीजा कुछ और निकला है। तो ये क्या हम ये समझे कि ईरान ने अपनी पोजीशन चेंज की है, या फिर ट्रंप पहले जो कह रहे थे वो ठीक नहीं था? देखिए, मेरे ख्याल ट्रंप को ये जो है ना, एक तो खैर दोनों साइड्स अपनी पोजीशन थोड़ी सी ओवर एस्टिमेट कर रही हैं और इसी वजह से लचक कम दिखा रही हैं। दूसरा ये है कि ट्रंप जो है ना टाइम्स अस्यूम कर लेते हैं कि जी ठीक है जी, वो जो है ना खुद ही अंदाजे लगा लेते हैं और वो बहुत ज्यादा बयानात देते हैं और वो जो है ना डिप्लोमेसी थ्रू मीडिया करने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। यू बीइंग फॉर्मर डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी के बारे में assumptions रखना ये कितना खतरनाक हो सकता है डिप्लोमेसी की वर्ल्ड में? जी, बहुत मसला हो जाता है उससे, क्योंकि आपकी जो असम्पशन है उस पर बेस करके आप स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो दूसरी साइड पे होता क्या है, देखिए ईरान में भी एक मसला तो है, वहाँ पे हार्डलाइनर्स और जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं उनके दरमियान नुक्ता नजर का खासा फर्क है। जो प्रैग्मेटिस्ट है जिसमें सदर पेजेश्कियान है, बाकिर खलीबाफ हैं, फिर जो ये अब्बास अरागची हैं, दूसरी तरफ जो हार्डलाइनर्स हैं जिसमें जो है ना बाकिर जुल्कदर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इस वक्त सेक्रेटरी हैं, बड़े अहम हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को अगर हम लोग देखें ऑन द अदर साइड एज वेल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एलाइज की तरफ अगर हम देखें, एक रीसेंट इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा है कि 10 साल में हम लोग डिपेंडेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर ख़त्म कर रहे हैं अपनी, और हम लोग एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इजराइल का प्लान है अमेरिका को लेके। अब जिस तरह से आयशा ने क्वेश्चन किया कि अजम्पशंस इन डिप्लोमेसी कितने डेंजरस हो सकते हैं, और आपने भी कहा कि बहुत ज़्यादा,
तो इस पे थोड़ा सा गौर करें और रोशनी डालें कि ये जो इजराइल की तरफ से बयान आया और नेतन्याहू ने बयान दिया, ये किसी आम आदमी ने बयान नहीं दिया कि हम लोग 10 साल में इसके अंदर से निकलेंगे, हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिपेंडेंसी कम करेंगे। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल अभी भी हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि अमेरिका में इजराइल को एक बाय पार्टीजन सपोर्ट है, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल नेतन्याहू को ये भी अंदाजा हो रहा है कि इजराइल की जो मकबूलियत है अमेरिका में वो गिर रही है। पहली बार एक रायमा का सर्वे आया था जिसमें ये था कि ज्यादा वहां पे इस वक्त लोग जो हैं, पहली बार इस तरह हुआ कि उन्होंने इजराइल की बजाय फलस्तीनियों का मौकफ दुरुस्त करार दिया। तो वो जो अब देख रहे हैं, तो इजराइल की कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि मिलिट्री कैपेसिटी इतनी ज्यादा बना ले अपनी कि अमेरिका पे रिलायंस कम हो जाए। मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पे इजराइल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है और दुनिया की कई जो इस वक्त सोफिस्टिकेटेड 3 मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं उसमें इजराइल जो है इस वक्त वो सर फहरिस्त अमेरिका के लेवल पे ही है। तो बिल्कुल उसका प्लान है इजराइल का कि इन 10 सालों में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, देखिए ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर तो है इजराइल के पास, तो जो है ना बेशुमार उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ऑलरेडी। फिर जो उनकी बाकी मिलिट्री सलाहियत है, बेशक वो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हों, बेशक वो जो है ना अगर आप टैंक्स या एयरक्राफ्ट की बात करें, जिसके एयरक्राफ्ट में चले उनकी रिलायंस है अमेरिका पे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको भी कम करेंगे। तो बिल्कुल देखें उनकी कोशिश होगी, क्योंकि उनको ये समझ आ रहा है, नजर आ रहा है कि अमेरिका में इजराइल की जो सपोर्ट है, जो एक उनकी मुस्तकिल रहा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का भी और उनकी दाखिली सियासत का भी, उसमें अब तब्दीली आ रही है। तो इसलिए अब वो बेसिकली ये चाहते हैं कि अमेरिका पे रिलायंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो और वो अपनी पावर को खुद ही जो है ना इंडिजिनसली बेस करें। तो बिल्कुल एक स्ट्रेटजी तो हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए उनके इंटरेस्ट फिर भी बहुत ज्यादा मिलते हैं अमेरिका और इजराइल के, और उसमें एकदम कोई 180 डिग्री का टर्न नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो है ना इजराइल की सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका की, वो कहते हैं कॉर्नरस्टोन है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि कई लिहाज से ये भी है कि देखें इजराइल क्या है, इजराइल एक वेस्टर्न आउटपोस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, और उससे काफी ज्यादा जो उनकी देखें जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ में भी उनको मदद मिलती है। अच्छा जॉर्ज साहब, इसलिए एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट्स भी तो है ना, ठीक है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक साइड, स्ट्रेटेजिक साइड, रिलीजियस इंटरेस्ट भी हैं, अगर थोड़ा सा हम इन डिटेल जाकर इसके बारे में बात करें, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो चुका है हमारे पास। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले सेशंस में इसको जरूर टच करें। थैंक यू सो मच जॉर्ज सलीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड यू कैन गो अहेड टू योर मीटिंग। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जॉर्ज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, वो ये कहते हैं कि ठीक है 10 साल का कह तो दिया नेतन्याहू साहब ने, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशनशिप है इजराइल और अमेरिका का। साथ ब्रेक की तरफ हमें जाना है, लेकिन इस दुआ के साथ जाते हैं कि अल्लाह करे जल्द से जल्द ये जो मामलात हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ, एक आम पाकिस्तानी की, आम इंसान की ज़िंदगी आसान हो सके, क्योंकि उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, महंगाई की वजह से। एक ब्रेक के बाद जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने शो की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि हम अपने हाल का तो जिक्र करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल की तैयारी के लिए क्या क्या किया जा रहा है दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, उसका भी हम जिक्र करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको भी और अपने आप को भी कि हम अपनी अगली जनरेशन, अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। आज की दुनिया ऐसी है जो बहुत तेज़ी के साथ डिजिटल दौर में दाखिल हो चुकी है। मतलब ऐसी सिचुएशन है मुजम्मिल के एक चीज़ सीखते हैं तो पता चलता है कि अगले ही दिन वो ऑब्सोलीट हो गई, कोई नई चीज़ दुनिया के अंदर आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में कीप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप मुस्तकबिल के जो तख्लीक़कार हैं उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ चुकी हैं, उसमें प्रोग्रामर्स आ चुके हैं, एनिमेटर्स आ चुके हैं, गेम डेवलपर्स आ गए हैं, इसके साथ साथ डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लें तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दैन कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और पता नहीं क्या क्या, स्पेशली यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन तो सबसे टॉप पर है। कंटेंट क्रिएशन के बाद स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्च, आपके थीसिस तक वो लोग बना के दे रहे हैं आज को आपको कि जो खुद ग्रेजुएट्स नहीं हुए अभी। तो यू कैन इमेजिन कि दुनिया किस डायरेक्शन में चल पड़ी है। अब इतना जब एडवांसमेंट इतने छोटे से टाइम में क्रंच करके अनलीश करेगी इंडस्ट्री हमारे ऊपर, तो सबसे पहले इससे इम्पैक्ट वो होंगे जो फ्रंट पे हैं सोसाइटी के और फ्रंट पे हैं इल्म के, तालीम के और अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ करने के, और वो हैं बच्चे। तो वालिदैन के जहन में भी सवाल आता है कि क्या ये स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों के सीखने के अंदर इशूज़ पैदा कर सकता है। किस वक्त हम लोगों को डिजिटलाइजेशन की तरफ बच्चे को मुतारिफ
करवाना चाहिए इस फील्ड में, डिजिटल फील्ड में? मुस्तकबिल इनका किस तरह से ज़्यादा इनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है? किस तरह से हम लोगों को बिजनेस साइड में इंटीग्रेट करना चाहिए अपने बच्चों को? ये तमाम सवाल एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे दूं यहाँ जी। पर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई नई से नई चीज़ें सीखना, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो है ना, उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि उन्होंने खेलना है, उन्होंने थकना है, और बाकी चीज़ें जब हम उनको ये सिखाने की बहुत ही यंगर एज के अंदर बात करते हैं, कोशिश करते हैं, आप तो जानते हैं मैं आपसे डिस्कस करती रहती हूँ, आप बड़े हैरान होकर मुझे देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम चाइल्ड लेबर की बात करें। बट अगेन सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और IT एक्सपर्ट भी हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम Thank you for joining us. अच्छा, मुझे एक बात बताते चलें ज़रा, आपसे जब भी कभी बात हुई तो आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं और आप उनके अंदर वो लीडर बन के आ रहे हैं, द ओल्ड विज़र्ड के जो उनको लीड कर रहा है कि लेट मी शो यू दिस वर्ल्ड फुल ऑफ मैजिक्स, राइट? हमारे पास जितनी स्पीड से टेक बढ़ता जा रहा है आगे और जिस तरह से हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं, क्या ये बच्चे सोसाइटी से डिटैच हो रहे हैं या सोसाइटी से अटैच हो रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ आप लोगों के साथ आना, बिकॉज यू नो द कोर इश्यूज़, और आपको पता है कि इन कोर इश्यूज़, जैसे भी हम बिहाइंड द सीन में ये डिस्कस कर रहे थे कि ये इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये सिर्फ बच्चे नहीं डिस्टर्ब हो रहे बल्कि पेरेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और एजुकेशनल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं आप ही के इस क्वेश्चन को लेके जाऊँगा। देखिए, पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है और बच्चा क्या सिखाता है, ये एक ट्रायंगल है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। हम स्कूल में क्या सिखा रहे हैं और बच्चे को पेरेंट्स घर में क्या सिखा रहे हैं, ये इंडस्ट्री डिटरमिन करती है। एजुकेशन देखिए, अगर हम आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली द स्कूल्स राइट नाउ, हम कहते हैं हाँ बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, या हम उसको शायद कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट सिखाने के लिए भेज रहे हैं, किसी भी अगर हम उसे ब्रॉडर एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे तो हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जब वो स्कूल से बाहर निकलेगा, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा, ईदर दे विल गेट अ गुड जॉब या वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा बिजनेसमैन बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो होती है इंडस्ट्री, ये डिटरमाइन करती है कि आपने क्या पढ़ाना है। स्कूल एजुकेशन स्टार्ट हुई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री 1.0 2.0। जी जी। अब वो इंडस्ट्री, इससे बड़े बड़े हॉल्स थे और उन पे बड़े बड़े गेयर सिस्टम होते थे, और वहाँ पे जो बेस्ट आपके पास वर्कर होता था वो होता था जिसकी रोड लर्निंग अच्छी होती थी। उसका सुपरवाइजर को सिखाता था कि 9 o'clock पे इसके एंगल को आपने 45 डिग्रीज लेके जाना है, इस वाले को एंगल को आपने इतना करना है और यहाँ से आपने पुश करना है। तो जो डिसिप्लिन्ड आदमी होता था, जो इन चीज़ों को रिपीट कर सकता होता था, वो बेस्ट वर्कर होता था। फिर स्कूल्स ने क्या किया, क्या इसको देखिए, इसको हम स्कूल्स ने क्या किया, स्कूल्स ने इसमें स्टार्ट किया रोड लर्निंग, क्योंकि आगे आपको रोड लर्नर्स रिक्वायर्ड थे जिनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी और जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप कर सकेंगे। स्कूल्स ने वो पढ़ाना स्टार्ट किया और हमने स्टार्ट कर दिया 1 time 2 is 2। तो इसका एक पीछे मैकेनिज्म था। अब जो आप बात कर रहे हैं, नाउ इट्स इंडस्ट्री 4.2 एंड 4.5, जिसको लेके हम तंग हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता। उस टाइम इंडस्ट्री ने हमें ये एग्जैक्टली मैं ये कहने लगी थी कि हम उस टाइम को इस टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट इसलिए भेजता होगा कि मेरा बच्चा आज कुछ नया सीख कर आएगा या उसको सच का पता चलेगा। एक ट्रांजैक्शनल किस्म का ताल्लुक हमने अपने बच्चों के साथ बना लिया है कि वो वहां से निकलेंगे तो फिर वो अच्छी जॉब करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। बट दिस इज द ट्रेंड, सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट कि अगर अपने बच्चों को आप भेज ही रहे हैं और आगे छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो इसके लिए बताइए कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए जिससे उनका चाइल्डहुडनेस भी बरकरार रहे, उनका चाइल्डहुड गायब ना हो जाए उनकी ज़िंदगी से, एंड एट द सेम टाइम वो कुछ नया भी सीख लें। देखिए जी, बीइंग अ पेरेंट और बीइंग एन एजुकेशन, मैं सिर्फ पेरेंट्स को एक ही बात बताऊंगा, और वो ये है कि छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ, हम तो इस्लामाबाद में, यहाँ तो सबसे पहले कुछ होता नहीं है तो स्कूल्स बंद हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, उस इंडस्ट्री ने ये बताया कि मुझे रोड लर्नर्स रिक्वायर्ड है। आपकी जो इंडस्ट्री है वो खुद बताती है, आई डोंट नो कि मुझे आज से 20 साल के बाद क्या रिक्वायर्ड है, लेकिन उसने हमें बता दिया, वी नीड टू हैव द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वी नीड टू हैव critical thinkers, we need to have those students who are good in communication. Are we producing critical thinkers? Yes, now this is the thing. जब आपने बच्चे को स्कूल में भेजना है तो उसको आपने, जैसे आपने कहा कि हमें ये पता है कि बस बच्चे की पोजीशन आनी चाहिए, नहीं, इट गॉन आर द डेज। वो हाफजा जिसका अच्छा है उसको हम ज़हीन समझते हैं, उसको हम ज़हीन समझते हैं, गॉन आर द डेज। मेरा बच्चा देखो बड़ी अच्छा ना, ये टेबल बड़ा अच्छा समझ लेता है। थोड़ा सा ना, अब सिंस आपका दिन का मेजर पार्ट जो है वो बच्चों में गुजरता है,
कितना सही है किसी बच्चे को अक्लमंद कहना किसी और बच्चे की प्रेजेंस में कि जिसको आप अक्लमंद नहीं कह रहे? मैं ये कहता हूँ कंपैरिजन जो है ये डिस्ट्रॉय कितना करता है, जरा आप पेरेंट्स को ये बताते हैं। मेरे लिए ये बड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा। इट इज़ मोर एब्जॉर्बेबल कि आप बच्चे को शूट कर दें बजाय इसके कि बच्चे के सामने आप ये वाला कर दें। यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट चाइल्ड, माइंड, देयर हार्ट, देयर माइंड। अब मेरी ही अपनी ही क्लास में ट्विंस हैं और जब भी उनकी बात होती है तो मैं उनके पेरेंट्स को और अपने स्कूल को टीचर सबको मना करता हूँ, इन दोनों का नाम भी आपने अगर इकट्ठा ले लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सिन, इट इज़ गोइंग टू बी अ क्राइम। इन दोनों की अलग अलग अपनी पर्सनैलिटी है। तो आज के पेरेंट ने क्या करना है, सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम की जैसे हमने बात स्टार्ट की थी, देखिए यू कैन नॉट क्लोज योर आइज, कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद नहीं कर देनी, क्योंकि बच्चे ने खेलना भी और बच्चे ने एंजॉय भी करना। अगर आप बच्चा वो चीज़ें करना चाह रहे हो, आप उसको रोक रहे हैं, तो वो आपको अपना दुश्मन समझेगा। पेरेंट्स सबसे पहले जो मासूमियत में चीज़ कर लेते हैं, बच्चा उनका खाना खा रहा है, अभी स्टार्टिंग फ्रॉम द टोडलर, और उसको खाना खिलाते हुए आप उसको यूट्यूब दिखाते हैं, उसको कुछ और दिखाते हैं। नहीं, यू नीड टू सेट द टाइमिंग। आपने बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करके ऐसी कम्युनिकेशन करनी, बेटा हैव योर फूड एंड देन यू विल हैव दैट स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आपने हर चीज़ का एक टाइम टेबल रखा हुआ है, उसको आपने टाइम के साथ मैनेज करना। अच्छा अरसलान, मेरा एक सवाल है अभी, क्योंकि हम डिस्कस करें कि कौन कौन सी स्किल्स बच्चों को सिखानी चाहिए जो कि बच्चों के लिए बेहतर भी हो, उनका फ्यूचर भी अच्छा बन जाए, एट द सेम टाइम उनका बचपना भी बरकरार रहे। एक तरफ हम कहते हैं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों का या इवन हमारा भी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, हम फोकस नहीं कर पाते, क्रिटिकल थिंकर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बच्चों को नई नई स्किल्स उन्हीं स्क्रीन्स के ऊपर सिखाई जाए। हम बैलेंस कहाँ पर फाउंड कर सकते हैं? मैम बैलेंस करने के लिए ना, अगेन वी मिलेनियल्स आर नीड्स टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट, सम एक्स्ट्रा नो वी आर द बेस्ट बैलेंसेस, हमें कहना चाहिए। अब हमने ये करना है कि देखें मैम, एक तो बच्चे का स्क्रीन टाइम टेबल के साथ चलेगा, मैनेज चलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा। और उससे पहले बीइंग अ पेरेंट आपने देखना है कि आपने बच्चे को दिखाना क्या है। और उसके बाद देखें, यूट्यूब आप उठा लें, आप कोई भी चैनल उठा लें, उनके पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बर्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपने एक क्लिक के ऊपर आप एक दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां पर आप सोच भी नहीं सकते अपने बच्चों को भेजना। बच्चों के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन का शौक ज्यादा पाया जाता है, रोबोटिक्स में बहुत एक्साइटेड होते हैं बच्चे, और रोबोटिक्स टाइम की नीड भी है, बिकॉज हम लोग ये मेडिकल की फील्ड में देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ एक अदर डॉक्टर कनाडा के अंदर ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, और 5G का दौर आ रहा है, 6G का दौर आ रहा है, ऑटोनमस मशीन्स का दौर आ रहा है। टेक स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी बच्चों को कोई से 3-4 ऐसे फील्ड्स के जिनकी तरफ गौर करवाना चाहिए पेरेंट्स को, बेटा टेक में आप ये 4 चीज़ें सीखें? कोडिंग तो ऑब्सोलीट होती जा रही है बिकॉज नाउ यू हैव बॉट्स दैट कैन कोड फॉर यू, सो आपको एक्सपीरियंस चाहिए बॉट्स को इंस्ट्रक्शंस देने में, राइट? तो हम लोग किन फील्ड्स में बच्चों को पुश करें? देखिए, जब आप फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं तो फील्ड्स बच्चा खुद ब खुद डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, और सिर्फ आप उसको राइट फ्रेम ऑफ माइंड देते हैं। वी ऑल नो दैट a decade ago it was IT revolution, now it's an AI revolution। तो जैसे AI revolution आ रहा है, ये डिफरेंट जॉब्स लेकर आ रहा है। हमें एक फेयर होता है कि ये नौकरियां खा रहे हैं। आपको याद होगा जब हम अपने O लेवल से मैट्रिक में आया था तो वो एक कंप्यूटर का बूम आया, तो हर एक को पता था कंप्यूटर आ गया, सबकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। क्या जॉब्स खत्म हुई? बिल्कुल हुई, उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया। लेकिन आज आप पीछे देखिए, मैं आपको देख रहा हूँ, सिंड्रोम मुझे बहुत ज्यादा है कि कल को ना यू नो AI की वर्ल्ड डोमिनेशन ना हो जाए, खुदा ना खासा। बट अगेन मैंने एक किताब पढ़ी जिससे मुझे यकीन हो गया कि इतना करीब नहीं है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है कराची से माहिरा। माहिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल और आयशा, खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माहिरा, टेक डिस्कस हो रहा है, बच्चे डिस्कस हो रहे हैं और उनका फ्यूचर जैसे आप जानती हैं डिस्कस हो रहा है। आपका क्वेश्चन? जी, मैं बिल्कुल आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ और स्पेशली मैंने इसीलिए कॉल की क्योंकि मुझे अरसलान से यही पूछना है कि अब गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है, और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि कराची में तो बच्चों के लिए वैसे ही एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अगर हम चाहें कि किस तरह से ये गर्मियों की छुट्टियों को यूटिलाइज करें और क्या चीज़ AI से रिलेटेड हम उनको सिखा सकते हैं इतने कम टाइम में, तो मुझे अगर कुछ चंद टिप्स मिल जाता है। जी, बच्चों को खेलने देती हैं आप माहिरा? बच्चों के खेलने के लिए टाइम निकाल दी जिसमें स्क्रीन उनके पास मौजूद ना हो? जी, उनके पास हम मतलब जिस तरह से हम कराची में रहते हैं, आप मेरे ख्याल से बेहतर आप लोग जानते होंगे कि बाहर नहीं भेज सकते खेलने के लिए,
अब घर में वो जिस तरह की एक्टिविटीज हम उनको करवा सकते हैं वही हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन Right. जब ये AI का दौर आया है तो जाहिर सी बात है हम इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। और बिल्कुल ठीक है आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है माहिरा, और उससे मुझे याद भी आ गया कि ये जो ओवर प्रोटेक्शन इन रियल वर्ल्ड एंड अंडर प्रोटेक्शन इन वर्चुअल वर्ल्ड, इसने भी हमारे dangerous. बच्चों को बहुत हद तक बहुत खराब खराब, किया बहुत ज़्यादा है। बट कर वो दिया। माहिरा का भी जवाब दे दीजिए, वो जरा कीन है 4 नई कौन सी टेक्निक से सीख सकते हैं वो बच्चे। ये सिर्फ मायरा नहीं, मैं तो बोलूँगा कि पूरा पाकिस्तान ही यही क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है। पता नहीं अपने बच्चों को से इतनी जल्दी कमवा के आपने क्यों, क्या करवाना है, खुद कमा ले, उनको खेलने दीजिए। तो मैम जो पाकिस्तान जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, द समर ब्रेक, इट इज़ द मोस्ट आइडियल टाइम जहाँ पे बच्चा इज़ गोइंग टू लर्न एवरीथिंग। तो मेरे साइड से जो सजेशंस होंगी, वो सबसे पहली सजेशन ये होगी कि बजाय इसके कि बच्चा स्क्रीन करे, आप देखें यू विल फाइंड द स्टीम किट्स जो सही। कि 300 रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं और ये 1000 एंड लैक्स में भी जा रही होती हैं। तो आपके पास ये जवाब नहीं है कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास नहीं है। ऑनेस्टली ब्लडली टेलिंग यू टीम किड्स स्टीम किट्स होती Okay, हैं, ये क्या होती हैं? ये रोबोटिक्स किट्स होती हैं। जैसे Okay. भी आपने बिल्कुल उसके स्टार्ट में बात की ना कि ये बच्चे के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब उसके हाथ में कुछ हो रहा है, बल्कि थ्रिल सीकर्स उसने वो थ्रिल सीकर्स हैं। आप प्रोग्राम के बाद अपने आप को एक टास्क दीजिएगा, कोई पेन कैप अपने मुंह में डाल लिएगा और ख़ुद को आपने कहना 4-5 मिनट्स मैंने इसको च्यू नहीं करना, मैंने अपना मुंह स्टेशनरी रखना। ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम गोज़ फॉर योर हैंड्स। अगर आप बच्चों से हाथ से कुछ नहीं करवाएंगे तो दे आर गोइंग टू यूज़ योर फोन्स, और वो रील्स देखेंगे, वो स्क्रीन्स देखेंगे। तो पहली चीज़ तो मैं हर एक पेरेंट को बोलूँगा, स्टीम किट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज ऑफ 2.5, बल्कि सेफ एज 3 ईयर्स, एंड 3 ईयर्स से लेके ये 18 ईयर्स तक सारी एज के लिए डिफरेंट स्टीम किट्स आ रही हैं। ठीक है। आफ्टर द प्रोग्राम आई एम गोइंग टू सेंड यू सम, तो वो भी आप अगले किसी प्रोग्राम में दिखा दीजिएगा। ज़रूर। सेकेंडली, जो मैम ह्यूमन ब्रेन होता है, ये 50% जो हमारा लेफ्ट साइड है, इट्स अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग Left brain and right brain, yeah. एंड राइट ब्रेन 50% इट इज़ ऑल अबाउट आर्ट्स। Arts. और आप नेचर, आर्ट्स, आप गाड़ी ले रहे हैं उसके अंदर भी आर्ट्स है, तो ही वो गाड़ी एक्सपेंसिव हो रही है। मैं वापस आ रहा हूँ, एक डोर हैंडल 200 रुपीज़ का होगा, दूसरा डोर हैंडल 5000 रुपीज़ का होगा, द डिफरेंस इज आर्ट्स। तो हम आर्ट वर्क करते हैं। आपको याद होगा हमारे पेरेंट्स हमें वो मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाते होते थे। इट्स वेरी इजी, Oh, yes. गो टू एनी स्टेशनरी शॉप, गेट योरसेल्फ क्ले। यस, स्टेशनरी शॉप, और वो भी दूसरा जो आपके पास रॉ होता है, आज जहाँ से पौधे हम लेते होते हैं, Nurseries. नर्सरीज, गो टू नर्सरी, हैव सम मड एट योर रूफ। आई नो यू डोंट वांट टू टेक योर किड्स आउटसाइड। उसको गीला करें, उस पर शेप्स बनवाएं, उसके ऊपर बच्चों से कलरिंग करवाएं। वो अपने हाथ से जब चीज़ें इनको करेंगे, ये एक्सपोज करना इस नेचर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर Okay. बच्चा आपका चल नहीं सकता। देखिए, रियल वर्ल्ड इज दिस वर्ल्ड। जैसे वो कह रही है, मैं बच्चे को कराची में बाहर नहीं निकाल सकती, तो थोड़ा सा डरा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा आगे ईरान है और उससे थोड़ा सा आगे अफगानिस्तान है, तो आपका बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। तो यू नीड टू प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट। तैयार तो करें, तैयार करें कल इस जब आप बच्चे को। मौजूद नहीं होंगे तो अच्छा, आपका एआई बच्चा बेसिक तैयार हो स्किल्स के उसके बारे लिए। में बताते यस, चलिए। एआई बेसिक स्किल्स देखें, कोई इसके लिए अगर आपको कहना कि पेरेंट की कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड है, नॉट एट ऑल। आपके पास सिंपल, आपके पास चैट जीपीटी और इस तरह का कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसके पास सिर्फ अपने बच्चे की एज बताएंगे, वो आपसे खुद ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा और आपको खुद डेवलप करके देगा सॉफ्टवेयर। ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि बच्चा क्या करेगा कि वो उसके साथ, अब मैंने कहा ना स्क्रीन टाइम नहीं करवा रहे आप, इंटरैक्टिव स्क्रीन टाइम, लेकिन लिमिटेड टाइम के साथ। बच्चा उस बोर्ड को बताएगा अपने बारे में, और वो जो है उसका सॉन्ग क्रिएट करेगा। उसका सॉन्ग क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एनिमेशंस ऐड करेगा। फिर बच्चा उसको बताएगा कि नहीं, आई नीड हाई बीट, लो। और ये कौन से प्लेटफॉर्म पे कर सकता है? ये सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ अगेन, क्योंकि जब आपके पास इस टाइम थाउजेंड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, मैं क्यों किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम नहीं ले रहा, कि पेरेंट के पास कोई एक्सक्यूज ना हो, यू जस्ट नीड टू टॉक टू योर चैट जीपीटी, पेरेंट्स के योर लिए बॉट। सिर्फ ये बता दीजिए कि वो चैट जीपीटी पर या फिर चैट जीपीटी, चैट जीपीटी भी ही कर लें, और वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में बताएं और उसको बताएं कि उन बच्चे को ज़्यादा बेहतर पता है। देखिए, एक बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो आर्ट्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर आर देयर, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आर देयर। टेक में अच्छा है तो टेक में लेके जाएं, लेकिन इसको इन्होंने रियल वर्ल्ड के साथ लाजमी को रिलेट करना है। बच्चे ने बाहर निकलना है, पार्क में जाना है। जैसे मेरी अपनी बेटी की बर्थडे थी, शी हैज़ टर्न्ड 6 years old, माशाल्लाह। तो मेरी वाइफ ने क्या प्लान किया कि हमने उसकी बर्थडे घर में नहीं सेलिब्रेट की, मैंने सारे फ्रेंड्स को नहीं बुलाया, बल्कि हमने क्या किया, उसको उठाया और डेस्टिनेशन बर्थडे कर ली, अपने बजट को सामने रखते हुए। जब मैं गया हूँ तो उसने वो रियल लाइफ स्किल्स और रियल लाइफ मेमोरीज वो अपने साथ लेकर आई है। वही जो छोटे मोटे गिफ्ट देने थे, मैंने उसको रैप अप किया और डिफरेंट जगहों पे छुपाया, उसने ट्रेजर हंट खेला, वापस क्या आया, बात है। एक्सपीरियंस दिया उसको वो आपने। एक्सपीरियंस दिया, लवली। उसको उसके बाद उसने मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाई है, वो मेरी फ्रेंड बन रही है। हम
थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि बच्चा टॉयज़ भूल जाएगा इन गर्मियों की छुट्टी में, हम उसको जो भी देंगे, लेकिन बच्चा उस मेमोरी को नहीं भूलेगा, उस टाइम को नहीं भूलेगा जो पेरेंट्स उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो वी नीड टू स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम। हमें अपना माइंडसेट भी तब्दील करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चे को सिर्फ एक एटीएम मशीन की तरह तो एटलीस्ट ना देखें ना कि भाई इसी उम्र से इसको सिखाना शुरू कर दें कि बड़े होकर ना अच्छा कमाना शुरू कर देगा, या फिर कुछ बच्चे तो बचपन में ही कमाना शुरू कर देते। बच्चों को खेलने भी दें, उनको थकने भी दें, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करें। जैसे अरसलान ने बताया कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना तो वो आपको याद करेंगे और वो स्किल्स भी याद रखेंगे जो उन्होंने आपके साथ सीखी थी। बट अगेन आपने दूसरा ऑप्शन भी दे दिया कि अगर आपने बच्चों से कमाना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। थैंक यू सो मच अरसलान। Thank you, Arsalan. It's always pleasure, लवली ma'am. टॉकिंग टू यू। सेम है। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ चलें जी। ब्रेक की तरफ चलते हैं और जब दूसरी तरफ मुलाकात होगी तो और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स लाइंड अप है। आज स्पोर्ट्स से भी बड़ी मजे की खबरें हमारे पास, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह से आपको बताया था कि हमारे पास मज़ेदार सेगमेंट्स लाइंड अप हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया से बड़ी एक्साइटिंग खबरें भी हैं हमारे पास। तो आज जितने भी यंग फादर्स आउट देयर विद देयर डॉटर्स, उनके लिए एक बड़ी मोटिवेशनल बड़ी प्यारी खबर भी है। वैसे भी कराची का एक गुंजान आबाद इलाका है जिसको हम बल्दिया कहते हैं। अब एक कच्ची आबादी से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साला राबिया नूर ने साबित किया है कि अगर अज़्म मजबूत हो इंसान का तो बेशुमार मुश्किलात, वसाइल की कमियां, तंगियां, कोई चीज़ आपका रास्ता नहीं रोक सकती बशर्ते आपकी हिम्मत जवाब ना दे जाए। राबिया नूर जैसे कभी सिर्फ लड़की होने की जो बात होती है उसको बुनियाद बनाकर इनको रोका जाता था, किक बॉक्सिंग और इस तरह के स्पोर्ट्स से, वेट लिफ्टिंग से रोका जाता है, लड़कियों को जिम जाने से रोका जाता है, बट इन्होंने इस हर चीज को गलत किया प्रूव। और किस तरह से, लेट मी टेल यू द फील्ड फ्रॉम विच शी बिलोंग्स। अच्छे अच्छे लड़के रिंग में जाते हुए डरते हैं। हमारे पास बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग ये ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर ठीक ठाक बॉडी बिल्डर टाइप बंदा रिंग में आते हुए डरता है और उस फील्ड के अंदर इंटरनेशनली जाके फाइट करके लड़ के लाते मुक्के घूसे चला के मेडल्स जीत के औरों को मार के वापस पाकिस्तान आई है बेल्ट्स और मेडल्स जीत के। आज हमारे साथ मौजूद और इनके साथ करेंगे हम गप। पहली बात तो ये, अस्सलाम वालेकुम राबिया एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। और हमें आपकी स्टोरी का पता चला कि आपको किसी ने आकर ये कहा कि आप नहीं कर सकती हैं ये वाला काम जस्ट बिकॉज यूर अ गर्ल एंड यू आर वेरी यंग। तो फिर आपने क्या सोचा कि मैंने इनको करके दिखाना है या फिर किसी और की मदद और सपोर्ट हासिल करके दिखाना और वर्ल्ड लेवल पे दिखाना है? हाँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। एवरी अचीवमेंट मैंने जो है अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली कंट्रीज में, थाईलैंड में, अजरबैजान में, कजाकिस्तान में, इवन रशिया से मैंने बीट किया, कजाक से मैंने बीट किया, मंगोलिया से मैंने बीट किया, जॉर्जिया से मैंने बीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफी सारी अचीवमेंट पाकिस्तान के नाम की। और रही बात आपकी, तो बिल्कुल मुझे काफी सारे मोड़ पे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि एज अ गर्ल, और वो भी आप बल्दिया टाउन से ताल्लुक रखती हो, पाकिस्तान का जो एक छोटा सा शहर जो है वो बल्दिया टाउन, वहां से आप ताल्लुक रखती हो, कच्ची आबादी है आपकी, आप कितना ही कर लोगी, कितना ही आगे निकल जाओगी, बस करो, ये बॉक्सिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, बैठो घर पे बाकी जो लड़कियां अगर एजुकेशन मैट्रिक तक करनी है तो वहां तक करो, बस उसके बाद घर बैठो। लेकिन आपको पता होगा कि जो बाकी लोगों की सोच होती है वो यही तक महदूद होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी प्राउड फील करती हूँ अपने ग्रैंडफादर पे और अपने पापा पे जिन्होंने मुझे यहाँ तक मोटिवेट किया, यहाँ तक सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो इतना मुझ पे ट्रस्ट किया, इतना राबिया, आप बता रही हैं ना तो डोमेस्टिकली रिप्रेजेंट करने के अलावा मुझे इस वक्त ना गूज़बम्प्स महसूस हो रहे हैं बिकॉज बहुत सारी लड़कियां, 90% लड़कियां ना आपसे रिलेट कर सकती हैं क्योंकि उनको जिंदगी में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि तुम नहीं कर सकती, एंड देन फिर जो मोटिवेशन किक इन करती है ना कि मैंने पहले तो शायद मैं ना करती लेकिन अब मैंने आपको करके दिखाना है। अच्छा ये बताइए राबिया, अभी आपके शोल्डर के ऊपर हमें वो बेल्ट भी नजर आ रही है और जो डिफरेंट मेडल्स है वो भी नजर आ रहे हैं, ये कहाँ से किस किस को हरा कर लेकर आई हैं, प्लीज इनके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली दिस वन इज फ्रॉम अजरबैजान, जहां मेरी टफेस्ट फाइट हुई थी, काफी ब्लडी फाइट हुई थी मेरी, वहां मैंने अजरबैजान की लड़की को वहीं मैंने बीट किया और ये मैंने जो है वो मेडल हासिल किया। साथ ही बेल्ट टाइटल मैंने WIFC चैंपियनशिप में हासिल किया जो कि वर्ल्ड कॉम्बैट फेडरेशन का है और यहाँ तक पहुंचना हर किसी का ड्रीम होता है, हर लड़की का, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का, हर एथलीट का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मैंने अपने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फाइनल विन करने के बाद ये मैंने बेल्ट हासिल किया। इसके अलावा मेरे पास 3 से 4 बेल्ट मजीद हैं और काफी सारे मेडल हैं जिनको इस वक्त पहनना मुश्किल था, तो इस वक्त मैंने जो अपनी कुछ बेसिक अचीवमेंट थी मैंने वो सामने लाई ताकि
जो इस वीडियो को या इस इंटरव्यू को देखे वो सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफी मुश्किल होता है ऐसा गर्ल आगे निकलना। बॉक्सिंग जैसी फील्ड में, किक बॉक्सिंग जैसी फील्ड में अपना लोहा मनवाना काफी मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ गर्ल, और मैं अपने खानदान वालों पे और अपने चाहने वालों पे काफी मैं प्राउड फील करती हूँ कि जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिम्मत और भरोसे के सहारे मैं आगे निकली। लोगों ने आप पर ट्रस्ट नहीं किया, लोगों ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया, और हमने आपकी मोटिवेशन देख भी ली, और माशाल्लाह यू आर वेरी इंस्पायरिंग। इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस थे? क्या फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ी थी? बिल्कुल, फाइनेंशियल इशू तो पाकिस्तान में रहते हर एथलीट जो कच्ची आबादी से ताल्लुक रखता है या जिसके पास वसाइल नहीं है, उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स काफी मसले मसाइल बनते हैं इस हवाले से। तो जब हम इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने अपने मुल्क को जाते हैं तो हमारा ये जरूरत होती है कि हमें इंटरनेशनली तौर पर जो है स्पॉन्सर किया जाए हुकूमत की तरफ से, जो कि बेसिकली तौर पे नहीं दी जाती। लेकिन इस बार मैं थाईलैंड गई, अभी कुछ दिन कबल पहले मैं थाईलैंड से वापस आई। वहाँ पे मैंने वर्ल्ड मुआय थाई फेडरेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और प्राउडली मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। और मैं कराची में मुर्तजा वहाब का काफी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए मेरी पूरी टीम को स्पॉन्सर किया, 1 मिलियन का चेक हमें दिया, और उनकी सपोर्ट की वजह से मैं थाईलैंड जा पाई और थाईलैंड में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट टाइम मुझे हुकूमत की तरफ से जो है सपोर्ट किया गया, और इससे पहले भी मैंने अपने खर्चे पे, अपने जाती पैसों पे मैंने जो है वो इंटरनेशनल तौर पे टूर किए काफी सारी कंट्रीज के और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आपकी रेंज में अल्लाह पाक और इजाफा करे, और साथ ही जो ये इशू है हमारे पास, लोग आके सपोर्ट करें स्पोर्ट्स पर्सन्स को, तो ये भी हम हाईलाइट करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। अच्छा रबिया, जाते जाते मैं एक अदद आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आपका अगला नॉकआउट मैं देखना चाहता हूँ हुक टू द लिवर। ये याद रखिएगा, और जब आप करें ज़रूर टैग कीजिएगा हमारे चैनल को भी और मुझे भी। आपसे मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं। अब अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है और हमें यहाँ पे सेगमेंट एंड करना पड़ेगा। एक ब्रेक की तरफ जाएं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, एंड वी हैव अ फुल हाउस, जो आपको चंद सेकंड्स के बाद पता चल जाएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है वो मुआलिज होते हैं, मसीहा होते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। लेकिन डॉक्टर दवाई देने के बाद, चेकअप करने के बाद एंड ऑपरेट करने के बाद चला जाता है, और फिर मरीज को जो देखभाल की ज़रूरत होती है एक ऐसे वक्त में जब उसके पास फैमिली मेम्बर्स मौजूद नहीं है, माँ मौजूद नहीं है, बीवी मौजूद नहीं है, बहन मौजूद नहीं है, बेटी मौजूद नहीं है, या कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जो उसका ख्याल रखती है, और उसे हम कहते हैं नर्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है नर्सिंग के हवाले से, वर्ल्ड नर्स डे आज मनाया जा रहा है। अच्छा, हर साल ये 12 मई को इंटरनेशनली मनाया जाता है वर्ल्ड नर्सेज डे। वर्ल्ड नर्सेज डे क्यों मनाया जाता है, किस वजह से बनाया जाता है, उसकी एक ही वजह है, और वो ये वजह है कि जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप सबसे क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, तो नर्स होते हैं जो आपके पास होते हैं। खिराज तहसीन पेश किया जाता है इनको, और दिन रात मरीज़ों की खिदमत करते हैं, ये देखभाल करते हैं ये, और इंसानी जानों को बचाने में अपना जी जान लगा देते हैं। ज़लज़ले आते हैं तो कौन है जो बच्चों को छोड़ के बिल्डिंग से बाहर नहीं भागता? नर्स। ICU के पेशेंट्स को छोड़ के बाहर नहीं भागता? नर्स। जब बम गिर रहे होते हैं तो मरीज़ों के साथ कौन शहीद होते हैं अस्पतालों में? नर्स। लेकिन इनकी इन अनथक मेहनतों के लिए और इस डेडिकेशन के लिए कि जिसके साथ ये इंसानी जान की कदर करते हैं, आई डोंट थिंक कि हम लोग इनको इनफ क्रेडिट देते हैं, या दे भी सकते हैं फॉर दैट मैटर, अगर हम बोलना भी चाहें इस बारे में। तो अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं खूबसूरत फुल हाउस से, कि जहां पे आज हमारे पास मेल नर्स, फीमेल नर्स और उनके इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। तो हम डाइव करेंगे काफ़ी डीप इस फील्ड के अंदर, इनसे इनके जज्बात की स्टेट के बारे में बात करेंगे, इनकी मेहनत के बारे में बात करेंगे, और ये पेशा कितना सख्त है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले उनको मुबारकबाद भी देंगे कि कितना खूबसूरत और मुकद्दस पेशा उन्होंने चुना है। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आगाज कीजिए आप, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाइए और बताइए कैसे आना हुआ आपका नर्सिंग की इस फील्ड के अंदर। सबलिया थे और मैं DG खान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने जो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की अंडर ग्रेजुएट्स की नर्सिंग में, वो मैंने नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपना क्लिनिकल वर्क जो स्टार्ट किया वो डेरा गाजी खान में ही एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया। तो मैं वहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स भी काम कर रही थी, और अभी करेंटली मैं वहाँ से लीव्स पे हूँ और मैं मास्टर इन नर्सिंग में एनरोल हूँ। नर्सिंग को क्यों चूज़ किया? बेसिकली मेरा स्टार्ट से ही ये था कि मैं मेडिकल प्रोफेशन जो है ना उसको चूज़ करूँ जिसमें मेरा कांटेक्ट डायरेक्ट ह्यूमैनिटी के साथ हो। हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो कभी हम टेक्नोलॉजी में होते हैं, कभी हम चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं,
तो नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम ह्यूमन के साथ मतलब ट्रीट कर रहे होते हैं। हम आप directly मेरी उनको ऑलरेडी फेवरेट हो गई हैं। थैंक यू सो मच। हम डायरेक्टली उन्हीं को केयर प्रोवाइड कर रहे थे, तो आई थिंक इससे बेस्ट मुझे कुछ वो कहा जाता है ना मुजम्मिल कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, वो बिल्कुल ऐसा जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इंसान की जान बचाने के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। प्लीज़ आप बताइएगा आपका किस तरह से नर्सिंग के अंदर आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा शाहीन है। मैं बेसिकली रावलपिंडी पाकिस्तान से हूँ। मैंने नर्सिंग का जो शोबा स्टार्ट किया था 2012 में, मैंने हॉली फैमिली हॉस्पिटल में जनरल नर्सिंग प्लस मिडवाइफरी की थी। उसके बाद मैंने पोस्ट RN किया और ग्रेजुएशन है नर्सिंग की, और मेरा तकरीबन 8 to 9 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। करंटली मैं स्टडी लीव्स पे हूँ और अभी मैं शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कर रही हूँ, और मेरा ये 2nd ईयर है। तो मतलब नर्सिंग मैंने क्यों चूज़ की? मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे अपने घर में भी मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो भी बीमार रहते थे घर में काफ़ी ज़्यादा, इस तरह उनको केयर देने के लिए। जब भी मैं हॉस्पिटल लेके जाती थी तो मैं नर्सेस से इंस्पायर हुई थी कि वो कैसे जैसे स्टूडेंट्स हैं, नर्सेस हैं, सीनियर नर्सेस हैं, चार्ज नर्सेस हैं, वो कैसे पेशेंट के साथ दिन में भी हैं, रात में भी हैं, नाइट ड्यूटी कर रही हैं, फिर मॉर्निंग पे भी आ रही हैं, तो वो कैसे मैनेज कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक मसीहा जो होती है वो नर्स ही होती है, ठीक है। ऑल्दो डॉक्टर काम करते हैं, देखिए चले जाते हैं, पेशेंट्स के टेंट्रम्स भी आपने बेयर करने हैं, ठीक है। पेशेंट समटाइम बहुत डिफिकल्ट भी होता है उनको हैंडल करना। आपके पास मैं आऊंगी सोमिया लास्ट में, क्योंकि हमें पता है कि शी इज द इंस्ट्रक्टर इन दिस कॉलेज जहां पर ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। वकार, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप भी बताइए कि आपका इस तरफ कैसे आना हुआ, और जब हम नर्सिंग की बात करते हैं तो उसके सबसे पहला जो हमारे जहन में एक इमेज बनता है वो एक फीमेल नर्स का बनता है। बड़ा कम होता है, होते हैं मेल नर्स भी, बट बड़ा कम होता है। आपने ये आउट ऑफ द वे जाकर थोड़ा सा क्यों चूज किया नर्सिंग को? सबसे पहले तो आप लोगों के प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस नोबल प्रोफेशन के इंटरनेशनल नर्सिंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमें इनवाइट किया है, और आप लोगों के प्लेटफॉर्म आपका थैंक यू, आप आए हैं। जी थैंक यू सो मच। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम TV चैनल के ज़रिए सब इंटरनेशनल नर्सेस डे की मुबारकबाद, पाकिस्तान अराउंड द ग्लोब जो है ना इंटरनेशनल नर्स डे की कंग्रेचुलेशन करते हैं। माय नेम इज़ वकार हुसैन। बेसिकली जो मेरी जर्नी थी नर्सिंग की वो स्टार्ट हुई थी 2011 में फ्रॉम शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी। तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम मैंने 2015 में कंप्लीट किया। उसके बाद जब डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जो एक ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले हमारी जो ट्रेनिंग थी कि डिप्लोमा किया जाता था, तो डिप्लोमा करवा के उसके बाद ना कंटिन्यूटी उनके साथ ना उनकी प्रैक्टिस भी होती थी। लेकिन जब डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुई तो उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद 1 साल एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। उसके बाद हमें लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपनी कंटिन्यूटी स्टार्ट की। जब बात रही कि मैंने करियर को एज अ नर्स कैसे स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर एक केयरिंग पर्सनैलिटी थी जो कि बचपन से मतलब केयर करने वाले। तो जब भी हम हॉस्पिटल जाते थे तो अपने फैमिलीज़ के साथ, तो मैं देखता होता था कि फ़ीमेल के साथ साथ मेल भी होते हैं जो कि इन्वॉल्व है केयरिंग में। तो इस तरह जो वो केयरिंग जो बैक ऑफ द माइंड मेरी चीज़ें चल रही थी, तो मुझे यही शोबा मिला कि जो केयरिंग आपने अगर रहना है, केयर करनी है, तो दिस इज़ अ नोबल प्रोफेशन। अच्छा, मेरा एक सवाल और थोड़ा शिकवा भी है आप लोगों से ना, बिकॉज हम सबका ही ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाना होता है। समटाइम्स आप लोग गुस्सा भी कर जाते हैं, ये तो ज़रा प्लीज़ आप बताइएगा, ये गुस्सा, ये माइक लेकर इसमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी बात आपने की गुस्से की, तो देखिए एक जो नर्स होती है ना, डर भी जाती हूँ फिर मैं जब मैं नर्सेस गुस्सा करती रहती हूँ, अम्मी नहीं वो ना गुस्सा कर रही है। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, ये हमारा एक कम्युनिकेशन गैप है। इवन दो हमें ट्रेनिंग से ही ये सिखाया जाता है कि आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, आपने अपने जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, जो पेशेंट हैं उनके साथ कैसे होना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। But the problem is that because I have international also the experiences, so there is difference. जब आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, नर्सेज जो हैं वो एक नर्स के पास सिर्फ 2 या 3 पेशेंट होते हैं, तो वो जो होता है उसके पास वो जो सारा टाइम है वो उसके पेशेंट का ही है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है हमारे पास एक पेशेंट, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो मेरे पास मैं एक स्टूडेंट होती थी या मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स के साथ 2 स्टाफ नर्सेज और 100 के करीब पेशेंट्स होते थे एक वार्ड के अंदर। तो जब आपके पास इतना फ्लो होता है पेशेंट्स का, आपने इमरजेंसीज भी डील करनी है, आपने एक नर्स सिर्फ एक पेशेंट को डील नहीं करती है। नसरीन, आप कह रहे हैं कि हमारे पास इस प्रोफेशन के अंदर शॉर्टेज है ट्रेंड नर्सेज की और ट्रेंड स्टाफ की, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इवन दो हमारे पास नर्सिंग कॉलेजेस बहुत ज़्यादा
हैं। हम प्रोडक्शन बहुत है नर्सिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से field में नहीं आधे आते। से ज़्यादा लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। यहाँ से डिग्रीज की और फिर पाकिस्तान से अच्छा, बाहर। आयशा, मैं एक ज़रा और चीज़ व्यूअर्स भी को होती है। एड्रेस करना चाहता हूँ। जी। व्यूअर्स, आपके घरों में अगर आपकी बहनें या आपके भाई नर्सिंग में हैं या डॉक्टर्स हैं और वो शिफ्ट ऑनेस्टली करके आते हैं जब घर वापस, तो काइंडली ओवरवेल्म ना हो जाया करें अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते, अगर वो कुछ बोलना नहीं चाहते, अगर वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अगर उन्हें अनमाइंड करने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसे इंसान देख के आ रहे होते हैं और ऐसे माँ बाप भाई बहन देख के आ रहे होते हैं कि जिनके प्यारे मौत के मुंह में लटके हुए हैं और आपने उनको डील करना है, उनकी जान बचानी है, एक एफर्ट करना है, तो आपकी बीइंग मेंटली और इमोशनली एक्सपैंड हो चुकी होती है। अच्छा नसरीन, जब आप अपने लेट्स गेट इनटू योर हाउस एंड लेट्स गेट इनटू योर लाइफ आउटसाइड ऑफ योर प्रोफेशन, एज अ नर्स क्या आपको आपका शोबा चेंज करता है? आप अपने आप को दूसरे लोगों से मुख्तलिफ महसूस करती हैं? Yes, I am proud being a nurse because I love my profession. नर्सिंग जो है इसको आप हर पर्सन के बस का काम नहीं है। नर्सिंग वही कर सकते हैं जिनके अंदर कंपैशन हो, कमिटमेंट हो और वो खुद को अकाउंटेबल समझें और वो ऑनेस्ट हों। और अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसी कोई खातून इस फील्ड में आ जाए जो कंपैशनेट नहीं है, देन उनके लिए बेहतर होता है, फिर उनका करियर आपको कैसा लगता है? या आपने कभी देखा है अपने पूरे करियर के अंदर कोई ऐसी शख्सियत जिसमें कंपैशन नहीं है बट शी इज़ अ नर्स और ही इज़ अ नर्स? सम टाइम इट्स हैपनिंग, लोग मजबूरी के तहत भी आ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि इस प्रोफेशन में हमारे पास ये वाहिद प्रोफेशन है पाकिस्तान में। जब मैं स्टूडेंट थी तो हमें स्कॉलरशिप मिलता था, आपको स्टडी के साथ स्कॉलरशिप मिलता था और आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते थे। और अब हाईएस्ट पेइंग जो है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर स्टूडेंट्स अब भी जो हैं स्कॉलरशिप मिलता है उनको, तो वो अपनी स्टडी जो है उस स्कॉलरशिप के साथ होती है उनकी। अच्छा, तो लोग मैं इसी क्वेश्चन के साथ ज़रा एहसान की तरफ आना चाहता हूँ। एहसान, आपका ताल्लुक KPK से आपने बताया और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मुल्तान से, हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान माशाल्लाह रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त नर्स। KPK के अंदरूनी हालात बताएं और बताएं कि जिस कल्चर से आप आते हैं, माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं KPK के। क्या आपने नर्सिंग को पाकिस्तान में डेवलप होते हुए ठीक तरीके से देखा है या आपको लगता है कि अभी इसमें बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं पहले अपना एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं अपने गांव से था तो आई थिंक आई वाज द थर्ड नर्स ऑफ माय विलेज। आपका गांव कौन सा है? मटवानी बुनेर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो उसी टाइम पर कोई भी नर्सेज नहीं थे। बेसिकली जो जेनेरिक नर्सेज थे वो बहुत शार्ट थे। आप अपने गांव में तीसरे नर्स हैं तारीख में? जी। तो जब बाकी लोग आपको देखते हैं, आपकी एक्टिविटी को देखते हैं, आपकी कम्युनिटी में रोल देखते हैं, तो उसमें भी ये जज्बा आ जाते हैं कि मुझे भी नर्स बनना है। तो KP में माशाल्लाह अभी तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा कॉलेजेस इंट्रोड्यूस कराए हैं। आई थिंक सो कि मोर देन 15,000 पर ईयर है वो ग्रेजुएट होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो 2020 का रिपोर्ट था कि 6.3 मिलियन नर्सेज का शार्टेज था। अभी अगर हम 2026 की रिपोर्ट देखें तो अभी ये कम हो गई है 4.3 मिलियन। तो फॉर द मोस्ट एक्सटेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और आई होप सो कि ये फर्दर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है भी। अगर हम शिफा को देखें तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ट्रैक आए हैं, जैसे क्रिटिकल केयर है, लीडरशिप इन मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, उसने भी एक बड़ा रोल है नर्सिंग में। तो बाकी भी जितने भी यूनिवर्सिटी है वो इसमें अपना अच्छा, किसी भी करियर का एक और एस्पेक्ट भी होता है, ठीक है, जज्बा वेरी इंपॉर्टेंट, इंसानियत का जज्बा होना चाहिए। मैं चाहूँगी आप इसका जवाब दें। उसके साथ ये होता है कि आप उससे अर्न कितना कर रहे हैं, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है। पाकिस्तान के अंदर नर्सिंग के शोबे में सैलरीज ठीक है, गुजारा ठीक हो जाता है, स्पेशली इन्फ्लेशन के दौर के अंदर? अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वो आपको ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा पे कर रहे हैं। वो इतना एवरेज आपको पे करते हैं कि आप अपनी फैमिली को जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेटअप की बात करते हैं तो वहाँ पे वो इतना पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो यही वजह है कि हमारा जो बहुत सारा अच्छा स्टाफ है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, वो क्या है कि वो अब्रॉड जा रहा है।
ठीक है। ज़्यादातर नर्सिंग प्रोफेशन में ज़्यादातर किस मुल्क का रुझान है कि नर्सेज किस मुल्क की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं? जैसे कि कुवैत है या फिर सऊदिया है, गल्फ कंट्रीज। हाँ, तो वो क्या है कि वो अच्छी सैलरीज के ज़रिए उन स्टूडेंट्स को या फिर उन नर्सिस को अप्रोच करते हैं 2000 का कॉम्पिटेंट फ्रॉम ICU और ER। दे आर इनफ कॉम्पिटेंट दैट दे कैन डील इंडिपेंडेंटली। तो फिर अगर हम, जैसे आपने एक बात की कि हम देखते हैं कि स्टाफ क्यों जो है उनका जो बिहेवियर है वो इस तरह के अंदर एक ये रीजन भी होता है। दैट्स इज अ रीजन। ओके, तो हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर है ना, प्लीज मुझे माइक दे दीजिए क्योंकि उनके माइक का कुछ इशू है। माइक का कुछ इशू है इसके। अब आप ने कई नर्स देखे होंगे कि जो प्रोफेशनली अपनी तरबियत मुकम्मल करके गए, फील्ड में गए, फिर आपने कंप्लेंट्स भी उनकी सुनी होंगी। अगर हम लोग इस शॉर्टफॉल को देखें जो अभी हमें पता चला बात करके, क्योंकि आज की थीम भी यही है ना कि एम्पावर नर्सेज टू सेव लाइव्स, तो हम लोगों ने एम्पावर किस तरह करना है? पहली चीज़ तो सैलरी वाली बात आ गई कि गवर्नमेंट में सैलरी का प्रॉब्लम है और प्राइवेट में भी कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैलरी नहीं मिलती। दूसरी बात आ गई कि जिस तरह भाई ने अपने गाँव का बताया कि अपने गाँव की हिस्ट्री में तीसरे नर्स हैं ये, तो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हमारे इस बड़े से मुल्क में, कि आबादी के हिसाब से जो बड़ा मुल्क है, कि इसमें इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट 22% के करीब है, तो डेफिनेटली। और क्या तरीकाकार हैं कि जिनको हम अपना सकते हैं एम्पावर करने के लिए नर्सेस को? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं कि हम एम्पावर कैसे कर सकते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रीज़न बिहाइंड कि इतनी शॉर्टफॉल को देखते हुए कितने नर्सिंग स्कूल्स हैं जो आप देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में एक नर्सिंग स्कूल आपको नज़र आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम टू दी पावरमेंट, वहाँ पे आपने एक जो है वो मास्टर्स डिग्री की नर्स को प्रिंसिपल लगा दिया है, बट हाउ एवर उसके पास वो राइट्स नहीं हैं जिस राइट्स के बिना पे वो अपने स्टूडेंट्स की रिक्रूटिंग करके उनको हायर कर सके या उनको अपने इस प्रोफेशन के अंदर लेके आ सके। तो वहाँ पे एक तो इशू है, ठीक है। फिर वहाँ पे जब पॉलिसीज़ बनाने की बारी आती है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो वॉइस होती है उसको सुना नहीं जाता। बिकॉज अभी नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो बेसिकली वो आपके लिए एक अर्निंग प्रोफेशन बन गया। तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो कि इसको एज अ बिजनेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं। उस बिजनेस मॉडल में यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है बेसिकली कि आप जो है वो जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ा रहे हैं बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं कर रहे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर दैन दैट जब ये ग्रेजुएट होकर जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर और इन अ टीचिंग लाइन, तो मेरी ये सजेशन है कि डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए उन नर्सेज के लिए टाइम टू टाइम, ताकि वो उस कॉम्पिटेंसी को इन्हांस कर सकें, उसको रीबिल्ड कर सकें ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी स्किल्स के अंदर उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। स्किल की डिफरेंट प्रैक्टिसेस के अंदर उनको इंटरनेशनल भी एक्सपोजर देना चाहिए। बिकॉज जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ कि जब मैं सऊदीया में काम कर रही थी ICU के अंदर, तो वहाँ पे ये था कि उनकी कॉम्पिटेंसी को इन्हांस करने के लिए या अगर वो डिग्री करने जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उनको फुल फाइनेंशियल सपोर्ट होती थी। लेट्स से आई एम अ फीमेल और मैं किसी दूसरे कंट्री में जा रही हूँ, तो क्योंकि वहाँ पे एक पर्दे का सिस्टम है या महरम का सिस्टम है, तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स मदर और फादर दोनों का वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट 4 साल का है। वो डिग्री करने जाते हैं, वो वहाँ रहते हैं। तो आप सोचें कि वो नर्स कितने मेंटल पीस के साथ वो अपनी ग्रेजुएशन करती होगी। तो इसका पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। काम में ऐसा मेंटल पीस बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपके दिल से बात निकली है, मुझे पता है इस बात का मुज़म्मिल। और मेरे दिल से एक और बात भी निकलना जी, प्लीज ये दिल से बात भी निकालिए। आखिर में कोई मैसेज जो आप देना चाहें जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो तमाम लोग जो अपने पेशेंट्स को लेकर हॉस्पिटल आते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, उनको भी कोई मैसेज देना चाहें। ओके, प्लीज। सो अगर मैं थीम से रिलेटेड एक बात करना चाहूँ कि थीम्स में ये है कि नर्सेज आर आवर फ्यूचर, तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने एक कोट पढ़ा था एक प्रोफेसर अरवा का। शी सेड कि नर्सेज आर नॉट आवर फ्यूचर ओनली, दे आर आवर प्रेजेंट। वाई प्रेजेंट इसलिए हैं, आई वॉज रियली इम्प्रेस विद दिस कोट कि जब एक नर्स इस प्रोफेशन के अंदर आती है तो वो सर्व तब नहीं करती जब वो ग्रेजुएट होकर जाती है, वो सब पहले दिन से करना शुरू कर देती है। क्योंकि हमारी लेट्स एक एग्जांपल है कि हमारी जब पहले सेमेस्टर की स्किल्स होती हैं उसमें एक वाइटल साइन की स्किल है, तो उसमें हम उनको पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन सिखाते हैं। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, जब वो फर्स्ट ईयर में थी उस वक्त उसने पल्स सीख ली और घर के अंदर क्या हुआ कि उसके फादर अरेस्ट हो गए। ठीक है, तो शी वाज द वन जिसने आइडेंटिफाई किया या डिक्लेयर किया कि वो फादर अभी नो मोर विद देम।
तो ये एक बहुत बड़ी स्केल। तो हम, मेरा ये मैसेज है कि, या मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम डे 1 से ही काम करना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब हम क्लिनिकल सेटिंग पे जाएंगे। और फैमिली वालों के लिए है कि हम नर्सेज, वी आर नर्सेज एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू। लाइक लेट्स से एक एग्जांपल ये है कि मैं PhD की स्टूडेंट हूँ, मेरा टॉपिक है कि मैं फैमिली केयर गिवर्स को जो कि स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जिसको फालिज कहते हैं, उनको ट्रेंड कर रही हूँ, क्योंकि वो मरीज जो कि नाक की नलकी के साथ घर जाते हैं और खुराक नहीं ले सकते, तो मैं उनको सिखाऊंगी कि वो घर में अपने लव वन को, बाप है, बेटा है, चचा है, मामू है, हस्बैंड है, वो उनका ख्याल कैसे रख सकते ताकि वो डिपेंडेंट ना हो हॉस्पिटल केयर सेटिंग के। ओके, ठीक है, तो ये मेरा मैसेज है। अदर देन वी वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज एम्पावर नर्सेज विद द नॉलेज, विद द स्किल, विद द कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ कोर्स विद द बेटर एजुकेशन। आपका मैसेज पहुंच गया। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, उन सब के बिहाफ पर हम आप लोगों का थैंक यू करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस एंड थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर जनाब। बहुत इंपॉर्टेंट था इस तबके के लोगों को भी, इस प्रोफेशन के लोगों से भी आपकी बात करवाई जाए कि वो क्या सोचते हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सो दैट जब आपका नेक्स्ट टाइम किसी नर्स से सामना हो तो आप काइंड हो उनके साथ, आप उन पर गुस्सा ना करें। ऑल्दो आप परेशान होते हैं अपने पेशेंट को लेकर जाकर हॉस्पिटल, बट एट द सेम टाइम ये बड़ा जरूरी है कि सामने वाले को भी इंसान। इस दुआ के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सेफ रखे और अच्छी सेहत में रखे। मिलते हैं दूसरी तरफ। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और मनी मैटर्स है तो बात करनी है इकोनॉमी के बारे में और आपके और अपने बजट के बारे में। हुकूमत आइंदा बजट 2026-27 में क्या कोई नया टैक्स लगाने जा रही है या नहीं जा रही, सबके जहन में यही सवाल है। ऑल्दो सबको पता है कि हमेशा यही सवाल होता है और हमेशा जवाब यही मिलता है कि नए टैक्स लगा दिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि तनख्वाहदार तबका बहुत परेशान रहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर और सुपर टैक्स दहंदगान जो है उनको रिलीफ देने पर क्या गौर किया जा रहा है, सबकी तवक्को यही लगी हुई है। ज़रा ये बताते हैं कि मुमकिन रेवेन्यू खसारा नफाजी और इंतजामी इंतजामात से पूरा किया जाएगा और FBR ने अगले माली साल के लिए 778 अरब रुपए इजाफी वसूलियों का हदफ जो है वो भी मुकर्रर कर लिया गया। जबकि टैक्स चोरी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, इस बारे में बात करेंगे। आमदन छुपाने और टैक्स नेट से बाहर अफराद के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी और क्या इस मरतबा टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा निज़ाम लाया जाएगा, कोई ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे वाकई में हमारा टैक्स कलेक्शन जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। Exactly. अच्छा, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की तरफ भी इसी वजह से पुश किया जा रहा है, बिकॉज IT सिस्टम्स को जब मजबूत किया जाएगा और जिस तरह से हम लोग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो ये गैप्स वैसे ही फिल हो जाएंगे। हमारे साथ उसामा रऊफ, इंपॉर्टेंट ये है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को आप डिजिटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट्स द बिग क्वेश्चन। उसामा रऊफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं AKD से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उसामा। एंड क्वेश्चन एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन, हमारे पास टैक्स लीक्स किस तरह से प्लग होंगे, हमारे पास ये गैप्स किस तरह से पूरे होंगे? जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड सेकेंडली इस बजट में भी इसी की बात हो रही है जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो 780 बिलियन टू 800 बिलियन के आसपास अमाउंट है वो एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स या कंट्रोल से ही हासिल करने की बात हो रही है। ये लास्ट टाइम हम अंडर द वर्ल्ड बैंक डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं ताकि मज़ीद जो सेक्टर्स अनटैप्ड रह चुके हैं उनकी तरफ बढ़ा जा सके और डीपनिंग, टैक्स डीपनिंग की बजाय वाइडनिंग की तरफ जा सके ताकि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा उनको कुछ रिलीफ मिल सके और वो सेक्टर्स जो कि अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं है, स्पेशली द रिटेल सेक्टर, उसको इंक्लूड किया जाए। ये लास्ट टाइम भी न्यूज़ आई थी कि ट्रेडर्स के लिए कुछ नई स्कीम का वो करें, क्योंकि लास्ट टाइम में से जितनी स्कीम्स रही वो लार्जली इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं सकी। अब कुछ डीम्ड इनकम टाइप वो किया जा रहा है कि एक सर्टन तबके के ऊपर उनकी एक सर्टन ऑफ द टोटल मिनिमम रेवेन्यू टैक्स काइंड ऑफ स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी और वही उनका इनकम टैक्स कंसीडर करके उन पे टैक्स लिया जाएगा। ये डिजिटलाइजेशन वुड प्ले द मेजर रोल इन दैट थिंग और वो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रिसेंटली काफ़ी चीज़ें अचीव की भी हैं। ऑलराइट। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को उठाकर देख लें पाकिस्तान के जितने बजट्स मुझे याद है हर बजट के अंदर नए नए टैक्सेस लगते हैं, उसके बावजूद हमारा बजट जो है ना वो कलेक्शन पूरा हो ही नहीं पाता। इस मरतबा भी यही खबरें आ रही हैं कि जी हमारा बजट डेफिसिट का बजट होगा और कई जगह पे ज्यादा वसूल भी कर लिया जाता है। 5 मिलियन 6 मिलियन इधर से उधर किए जा रहे हैं सिर्फ बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए। आपको क्या लगता है उस्मान कि क्या वाकई में नए टैक्सेस लगाए बगैर भी ये पॉसिबल है कि पुराने रूल्स और पुराने मींस के थ्रू हम अपनी टैक्स कलेक्शन जो है ना उसको मुकम्मल कर सकें, या फिर नए टैक्सेस लगाना लाजिम है हुकूमत के लिए?
नहीं, इस दफ़ा नए टैक्स मैंने जैसे पहले बात की, गवर्नमेंट वुड मोस्ट प्रोबेबली कंसीडर नॉट टू डीपन द टैक्स बेस बट टू वाइडन इट। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमें भी यही लग रहा है कि मज़ीद टैक्स किसी चीज़ में इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि वो सेक्टर्स जो अनटैप्ड हैं उनको ही मज़ीद उसकी तरफ जाया जाएगा। और कॉर्पोरेट टैक्स या सैलरी टैक्स की जहाँ तक बात है, लास्ट टाइम भी सैलरी टैक्स को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था, तो अभी भी उसके अंडर यही इनिशियल जो निगोशिएशन या स्टेक होल्डर के साथ बातचीत गवर्नमेंट की चल रही है। तो इनिशियल इंडिकेशन यही है कि थोड़ा सा टैक्स रिलीफ जो है, या इट वोंट बी मच रिलीफ बट इट वुड बी इंडिकेटिव मेजर कि हम लॉन्गर टर्म के लिए किस तरफ देख रहे हैं अपनी ग्रोथ को, आने वाली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को, ताकि टैक्स को उसामा, कम करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। बिग शार्क्स जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस मौजूद है, जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भाई उनके साथ कोई डील कर ली जाती है एफबीआर के थ्रू एंड देन उनको टैक्स नेट में उस तरह से शामिल नहीं किया जाता जिस तरह से बाकी स्पेशली द मिडिल क्लास तबके की अगर मैं बात करूं, उनके ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाता है। तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि कुछ किया जाना चाहिए? डेफिनेटली आगे बजट की ट्रांसमिशन के अंदर भी हम ये करेंगे। हाँ जी, लूप होल्स। जी, ये ट्रेडर्स ही वन ऑफ द मेन सेक्टर है जिसको जो काफ़ी हद तक अनटैप्ड रह चुका है। बाकी वो सेक्टर्स जिसमें कुछ लूप होल्स है वो तो काफ़ी हद तक टाइटन अप भी कर दिए हैं। कुछ रियल एस्टेट सेक्टर पे भी रिसेंटली थोड़ा बहुत पुश किया गया था, एक तो वहाँ पुश किया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर तो लास्ट टाइम हमने तमाम ही वो कर दी थी, मिनिमम टैक्स रेट भी उनका बढ़ा दिया था और नॉर्मल टैक्सेशन रजीम में भी उनको कर दिया था। बिफोर वो फिक्स टैक्स रजीम में थे तो वहाँ से उनका टैक्स भी अनप्लग हो गया था। अब ज़्यादातर ट्रेडर वाली ही चीज़ रह जाती है, वो काफ़ी अरसे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई क्योंकि वो उनकी इस टाइम कह लेंगे स्ट्रीट पावर वो इतना शो करते हैं। उनके जितनी भी ट्रेडर स्कीम्स प्रीवियसली लाई गई हैं वो ज़्यादातर फ्लॉप ही रही हैं। तो अब उस सेक्टर को किस तरह टैप करते हैं, दैट वुड रिमेन द मेन कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट और वही मेन चीज़ होगी। अगर वो हम सक्सेसफुली टैप कर सकें तो कॉर्पोरेट एंड सैलरीज क्लास को। उसामा, आपकी सजेशंस क्या हैं? आपके यकीनन दोस्त भी होंगे कुछ ट्रेडर्स, लेकिन फिर भी क्या सजेशंस है, कैसे किया जा सकता है टैप इस तबके को टैक्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जितनी भी टीम इनकम साइड पे वो चीज़ आ रही है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। डिजिटलाइजेशन वुड हेल्प टू गेट नो हाउ कि कौन सा सेगमेंट कितनी इनकम कर रहा है जहाँ से उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सके। एंड द थर्ड थिंग वुड बी द विल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज़ को कर लें, हो सकता है थोड़ा बहुत उनका वोट बैंक ज़रूर हर्ट हो, लेकिन हमने प्रीवियसली यही देखा है विद द करंट गवर्नमेंट इन प्लेस उन्होंने काफ़ी ऐसे मेजर्स लिए हैं जो उनके वोट बैंक को बेशक हर्ट किया है। जाते जाते सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो किन सेक्टर्स को होगा? सबसे ज़्यादा कौन से बिजनेसेस इफेक्ट होंगे? प्लस क्या हमारे पास डिजिटाइजेशन इज़ दी ओनली आंसर? देखिए, डिजिटलाइजेशन वुड बी द नॉट द ओनली आंसर बट वुड बी द मेन थिंग जो कि हमें अनटैप्ड मार्केट्स का नो हाउ दे सकती है। एंड द सेकंड थिंग इज आपने सेक्टर्स का पूछा, एज सच हम एडवर्स इम्पैक्ट किसी भी सेक्टर पे नहीं देख रहे। हो सकता है कुछ रिलीफ मेजर्स सर्टन सेक्टर्स को मिल सकें जिनको प्रीवियस कुछ बजट्स में काफ़ी हद तक पुश किया गया था। जो करंट इंडिकेशन है उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो फूड सेक्टर में काफ़ी पैकेज्ड चीजों की तरफ बढ़ने के लिए शायद आपने बहुत अच्छी इनसाइट दी। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट ऑफ योर मॉर्निंग एंड जैसे वी होप कि वो पॉलिसीज़ के जो हमारे लिए अच्छी हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं इंप्लीमेंट की जाएं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज पॉलिसीज़ वेयर टैक्स ब्रेक्स वुड बी गिवन टू सर्टेन सेक्टर्स। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।